Assalamu alaikum. So this is Ms. Ebunisa and we are starting our next session for the writing practice for CSS and PMS. So this is our first one lecture. तो इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों ने तो स्टूडेंट्स ने ये वाला जो मेरा टॉपिक है पहले भी देखा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर उसके साथ हम जो है ना बाकी देखते हैं कि ये जो सेशन है राइटिंग सेशन है इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के लिए, इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। तो पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं कि ये एक्चुअली इसमें जो अभी आप जिस पर्पस के लिए इस ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है जिसका नेम है इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, इसमें जो एक मेन पर्पस है वो है बॉडी पैराग्राफ राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग आप कह सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इसके बाद जो है ना इसमें थीसिस स्टेटमेंट कैसे राइट करते हैं और इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, टॉप आउटलाइन कैसे बनाते हैं, ये फुल एक जो है ना वो कोर्स मैंने इसको फ्रेम किया हुआ है और ये फुल एक मेरे पास है। इसके लिए अब आप लोगों से ये है कि आप लोगों की तरफ से आउटपुट चाहिए, उसके लिए डेफिनेटली टाइम टेकिंग है। ये नहीं है कि मतलब 1 वीक में या 2 वीक में ये हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब सबसे पहले जो हमने जब पैराग्राफ राइट करना होता है तो उसमें यही कि स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, वेयर टू स्टार्ट, यानी कि किस चीज़ से हमने मतलब फर्स्ट जो लाइन लिखनी है वो कैसे लिखनी है, फिर मतलब उसकी लेंथ जो है ना वो कैसे इंक्रीज़ करें, या फिर उनको मतलब कंक्लूड कैसे करें, और व्हाट आर द नीड्स या फिर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ। ये चीज़ें हैं, 3 से 4 हैं। मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, उसके अंदर क्या लिखें और उसको ख़त्म कैसे करें, ये 3 मेन चीज़ें होती हैं। मतलब स्टार्टिंग, उसका जो कंटेंट है और इसका एंड, ये वाली चीज़ें हैं। तो इसी से रेलिवेंट हम जो है ना यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा मेथड जो है वो दे रही हूँ, स्टेप्स इन एंड ऑर्डर। सबसे पहले तो आपने जो है ना आप एक चीज़ माइंड में रखें कि वन थिंग इन योर माइंड दैट पैराग्राफ इज़ मिनी ऐसे। जैसे हम ऐसे राइटिंग में उसमें थीसिस स्टेटमेंट होता है, फिर उसके बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, फिर कंक्लूजन होती है, या फॉर एग्जांपल उसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर पैराग्राफ्स होते हैं और कंक्लूजन होता है। सेम लाइक इज़ इन पैराग्राफ राइटिंग। इसमें यह है कि एक उसका टॉपिक स्टेटमेंट होता है। टॉपिक स्टेटमेंट को आप कह सकते हैं कि दिस इज़ इंट्रोडक्शन, ठीक है। टॉपिक स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को भी, रीडर को, एग्जामिनर को समझ आ जाए कि इसने इस पैराग्राफ में किस एस्पेक्ट्स के मतलब बात करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मॉर्निंग वॉक इज़ यूज़फुल या मॉर्निंग वॉक इज़ सिग्निफिकेंट फॉर ह्यूमंस। अब ये है मेरा टॉपिक सेंटेंस। अब जो एग्जामिनर है या रीडर है उसको ये ऑटोमेटिकली उसके माइंड में क्लिक होना है कि इस सारे पैराग्राफ में मॉर्निंग वॉक के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात होगी, ठीक है। अगर हम मॉर्निंग वॉक से हट के तो हम वो उसमें जिम की एक्सरसाइज पे ले जाते हैं, या फिर हम वैसे जो है वो डोमेस्टिक चोर्स पे ले जाते हैं कि ये भी जो है ना वो सेहत के लिए जो है ना वो मुफीद हैं, तो फिर ये हमारा जो बॉडी पैराग्राफ है या पैराग्राफ है हमारा वो वैग सा हो जाता है, वो रफ हो जाता है, और यहाँ से ही फिर एग्जामिनर जो है वो स्टूडेंट को फेल कर देता है। तो जो हमारा टॉपिक स्टेटमेंट होगा उससे हमने इधर से उधर नहीं होना, 19-20 का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। लाइक यहाँ पे कुछ टॉपिक स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉवर्टी टर्न्स नाइट्स स्लीपलेस एंड डेज रेस्टलेस। मतलब कि यहाँ पे जो पॉवर्टी के आप कह सकते हैं कि जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, यानी कि जो पुअर लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो उनको इश्यूज आते हैं, या जितनी उनको एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, वो सारा इसमें मतलब हम बताएंगे। ये एक लिटरली टॉपिक है और इसका मतलब हम एक हार्ड एंड फास्ट इसका जो है ना
वो नहीं बन सकता। ये जो टॉपिक स्टेटमेंट है इसको हम 1 मिनट जी। तो सॉरी, ये मोबाइल हैंग हो गया था, तो अभी हम देखते हैं। तो इसमें मतलब जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो पुअर लोगों की, उसके बारे में हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी टर्न्स नाइट्स स्लीपलेस एंड डेज रेस्टलेस। इसका ये है टॉपिक स्टेटमेंट। इसका आगे हम जो सब हेडिंग लिखेंगे या सब स्टेटमेंट लिखेंगे वो ये बताएंगे कि किस तरह एक गरीब जो है वो दिन रात एफर्ट करता है, ठीक है। वो 8 से 10 आवर्स वर्क करता है, 9 to 5 जॉब करता है, उसके बाद वो ओवर वर्क करता है, मतलब कि ओवर टाइम लगाता है। या फिर हम ये इसका जो है ना सब हेडिंग में बताएंगे कि किस तरह जो डेली वेजेस होते हैं वो सुबह से शाम तक जो है वो लगे रहते हैं। तो टॉपिक सेंटेंस है, उसके बाद आता है सब हेडिंग, और सब हेडिंग के बाद जो है ना वो फिर अगेन हमने एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस लिखने होते हैं। वो मैं अलग से आपको एग्जांपल में बताती हूँ। अभी हम ये जो है ना एक रफली सा यहाँ पे एस्टिमेशन लगा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस जो है वो है ब्लीडिंग ऑन द थॉर्न्स ऑफ ऑपरेशन। Women of the third world are bought and sold in daylight and molested in darkness। ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, फिर चाइना कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं, इनके जो वीमेन हैं उनके मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनको इश्यूज आते हैं डेली लाइफ में या फिर ऑफिशियल यानी कि बिजनेस लाइफ में, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या फिर सोशल लाइफ में जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। ये टॉपिक स्टेटमेंट है। तो इसमें हम वीमेन के ही इश्यूज पे बात करेंगे। अगर हम इस पे वीमेन से हट के जो है ना वो मतलब मैन पे चले जाते हैं तो फिर हमारा टॉपिक जो हमारा पैराग्राफ है वो हमारा फेल हो जाता है। थर्ड वन यहाँ पे देखें टॉपिक स्टेटमेंट, ये है कि एनर्जी सर्व्स एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। यानी कि ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। लाइक इसमें हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि किस किस तरह से जो एनर्जी है वो इकॉनमी को बूस्ट अप करती है। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं डैम्स की, यानी कि डैम्स जो हैं वो हों तो हमारी का आगे से जो है ना वो एग्रीकल्चर आ सकती है, और एग्रीकल्चर आएगी तो फिर मतलब कि नेक्स्ट जो है वो हमारी इकॉनमी बूस्ट अप होगी। एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इसमें हम दे सकते हैं कि सोलर एनर्जी लाइक या फिर इलेक्ट्रिसिटी वो उसकी कैपेसिटी फुल होगी तो फिर हमारी इंडस्ट्रीज़ चलेंगी तो फिर आगे से वही के एनर्जी वो इकॉनमी बूस्ट अप होगी। यानी कि जो टॉपिक स्टेटमेंट होता है उसी को लेके तो आपने अपना सारा पैराग्राफ नेक्स्ट लिखना होता है, और पैराग्राफ जो है वो 9 से 10 लाइंस का होता है मैक्सिमम। क्लियर। अब टॉपिक स्टेटमेंट तो हमने लिख लिया, थोड़ा सा मैंने साथ साथ भी आपको इसका बताया, लेकिन अभी भी चलें देख लेते हैं कि उसके बाद जो है वो है कि दलील यानी कि लॉजिक। अब ये तो फॉर एग्जांपल हमने कह लिया कि एनर्जी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसके लिए, इकॉनमी के लिए। तो ये अब हाउ, दलील यानी कि हाउ। पहले आपने क्वेश्चन जो टॉपिक स्टेटमेंट होता है वो होता है व्हाट, ठीक है, और जो नेक्स्ट उसके बाद सब हेडिंग देनी होती है वो होती है हाउ की। ओके, यानी कि पहले व्हाट और दूसरा हाउ की। अब फॉर एग्जांपल कि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में डैम ना बनाना, तो आपने साबित करना है कि कैसे डैम ना, यानी कि यहाँ ये तो चले एनर्जी क्राइसिस के बारे में बता रहे हैं ना कि
यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लैक ऑफ डैम है वो क्या है कि लैक ऑफ डैम इज़ द रीज़न ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। ये टॉपिक स्टेटमेंट हो गया। तो अब हमने ये एक्सप्लेन करना है, लॉजिक देना है कि किस तरह डैम ना बनाना जो है ना वो एनर्जी क्राइसिस से आता है। सिमिलरली डैम ना बनाएंगे हमारे जो वाटर है, डैम ना बनाने से वाटर क्राइसिस होगा, वाटर क्राइसिस होगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट ना होगी। तो ये मतलब एनर्जी क्राइसिस यहाँ से क्रिएट हो रहा है। अब उसके बाद जो है वो लॉजिक देना होता है, ठीक है। पहले आता है टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस के बाद आती है सब सेंटेंस या सब हेडिंग। सब हेडिंग में क्या होता है, हम लॉजिक देते हैं। अब लॉजिक देना कैसे है, उसमें एग्जाम्पल्स होती हैं। एग्जाम्पल्स यानी कि कोई फैक्ट हो गया, किसी चीज़ का कंपैरिजन हो गया, यानी कि हम किसी दूसरे कंट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनली जो है ना, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस के यहाँ पे है कि डैम ना बनाना जो है ना वो एनर्जी क्राइसिस है। हम इसके जो कंट्रेरी हम जो है ना चाइना का कंपैरिजन दे सकते हैं कि वहाँ पे डैम्स हैं और उनकी इकॉनमी बूस्ट है, ठीक है। एनर्जी, उनको एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मतलब हम इंडिया के भी दे सकते हैं एग्जांपल। तो ये कंपैरिजन या फिर फैक्ट्स फॉर एग्जांपल के कोई सर्वे हो गया, यानी पाकिस्तान का हो गया, या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हो गया कि भाई पाकिस्तान में डैम्स की कमी की वजह से ये जो है ना वो एनर्जी सेक्टर में ये क्राइसिस हो रहे हैं। लास्ट स्टेप जो है ना वो आपका कंक्लूजन का होता है, ठीक है। क्लोजर यानी कि वो कंक्लूजन के बारे में आते हैं। तो ये जो हमने डिड्यूस्ड का मतलब होता है कि पहले एक होता है यानी कि ये दो तरह के होते हैं ना रिजल्ट के लिए, एक होता है डिड्यूस्ड वाला और एक होता है इंड्यूस्ड। डिड्यूस्ड जो होता है ना इसमें हम पहले लॉजिक देते हैं, ठीक है। पहले फॉर एग्जांपल वही हाइपोथेसिस, यानी कि अगर साइंस में देखें तो पहले हाइपोथेसिस और उसके बाद जो है ना एग्जांपल्स और फिर एंड पे रिजल्ट, और इसको कहते हैं कि डिडक्ट करना यानी कि डिड्यूस्ड मेथड। तो यहाँ पे भी हम टॉपिक सेंटेंस सब हेडिंग, फिर एक्सप्लेनेटरी और फिर फैक्ट, और उसके बाद हम कंक्लूजन करते हैं, ठीक है। ये इसमें हैंस या दस ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम जो है ना वो पैराग्राफ लिखते हुए टॉपिक सेंटेंस के साथ कोहेरेंस रखते हैं। कोहेरेंस का मतलब है कि उससे मुताबिकत रखनी है, उससे लैदा नहीं जाना है, ठीक है। अगर वहाँ पे बात हो रही है कि डैम्स ना बनाना एनर्जी क्राइसिस है, तो हमने अपनी फुल 100% जो है ना वो एक वैलिड राय से हमने बात करनी है कि वाकई डैम्स नहीं बनाएंगे तो एनर्जी क्राइसिस जो है ना वो पैदा होंगे। और अगर वो कह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो विमेन हैं वो मतलब मोलेस्टेड होती हैं, मोलेस्टेड का मतलब होता है हरासमेंट, यानी कि नाइट्स को हरासमेंट होती है, डे को उनको ऑपरेशन होता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि डे को मतलब डोमेस्टिक चोर्स करना, ये सारा कुछ इस तरह, और नाइट में हरासमेंट लाइक वही मेल डोमिनेशन, लाइक उसमें आप जो ये रेड लाइट एरियाज़ की बात होती है वो भी कर सकते हैं। फिर उसमें आप जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसकी बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मतलब अपने टॉपिक स्टेटमेंट के साथ आपने इन टच रहना है, उससे इधर उधर नहीं होना। ये तो आपको मैंने थोड़ा सा वैसे बताया। अब इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना वो एक पैसेज बाकायदा से टॉपिक स्टेटमेंट के बाद बना के तो दिखाती हूँ नेक्स्ट वाले। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको वीडियो दी जाएगी उसमें। ओके, अल्लाह हाफिज़।